नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संदेह नहीं कि 2015 भारत के लिए वैश्विक कूटनीति का वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी विदेश यात्राएं की, महाशक्तियों और अमीर देशों के साथ ऐसी आर्थिक कूटनीति की जिससे सभी तरफ उम्मीद बंधी कि विदेशी पूंजी निवेश उमड़ पड़ना है। देश की आर्थिकी को सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन रफ्तार देने के लिए नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर वैश्विक बिरादरी को हर तरह का भरोसा दिया। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन से लेकर रूस, चीन, यूरोपीय देशों सभी में यह भरोसा बनाया कि वे कामकाजी है। भारत बदल गया है। आर्थिक सुधारों और कारोबारियों के निवेश की पूरी गारंटी है। मतलब 2015 में जितनी कोशिश संभव थी प्रधानमंत्री ने वह की। इसलिए सवाल है कि 2015 की कूटनीति का कुल वैश्विक असर क्या है। क्या भारत विदेशी कंपनियों, निवेशकों का प्रिय देश बना है? क्या बड़ी कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए तैयार है? विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति तभी कामयाब हो सकती है जब महाबली देशों के साथ सामरिक, भू राजनीतिक साझा बने। उस नाते अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कि पश्चिमी दुनिया से 2015 में भारत की पटी। पश्चिमी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति संजीदा हुए तो भारत की बात भी सुनी गई। यह सब हुआ और तभी सवाल है कि 2015 में वैश्विक जमात में भारत का महत्व कितना और कैसा बढ़ा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी फिर छुट्टी पर चले गए हैं। गुज़िश्ता साल वो फरवरी में 56 दिन की छुट्टी पर गए थे और तब कयास लगाए जा रहे थे कि उनके वापस लौटते ही उनको पार्टी का सदर बना दिया जाएगा। उनके वापस लौटने पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली मुनक्किद करके उनको रिलॉन्च भी किया गया, लेकिन उनकी ताजपोशी बिहार के इंतखाबात के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्टी के बुजुर्ग लीडर ने समझाया कि अगर उनकी सदारत में पार्टी इलेक्शन लड़ती है और बिहार में शिकस्त होती है तो अच्छे इशारे नहीं जाएंगे। बिहार में बेहतर कारकर्दगी के बाद भी उनको सदर बनाने का फैसला मुलतवी रहा है। अब सस्पेंस इस बात का है कि वो इस बार छुट्टी से वापस लौटेंगे और संक्रांति खत्म होते ही सदर बन जाएंगे या फिर 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए उनकी ताजपोशी फिर मुलतवी हो जाएगी। राहुल के करीबी एक लीडर का कहना है कि सोनिया गांधी की पुरानी टीम के लीडर ने उनको फिर से बिहार वाला बहाना बता दिया है। पार्टी के पुराने रहनुमा चाहते हैं कि अप्रैल मई में 5 रियासतों के इंतखाबात हो जाने के बाद राहुल को सदर बनाया जाए। पार्टी लीडर का खेमा चाहता है कि 15 फरवरी के बाद राहुल को सदर बना दिया जाए। इसके बाद वो केरल और असम के इंतखाबात में मेहनत करें जहाँ कांग्रेस के लिए अच्छे इम्कानात हैं। उनका कहना है कि नताइज की परवाह किए बगैर राहुल को सदर बना देना चाहिए। अगर अभी नहीं बनाया गया तो फिर 2017 के 5 रियासतों के बहाने उनकी ताजपोशी मुलतवी हो जाएगी। मगरिबी बंगाल में 3 महीने के बाद इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद को लेकर बहुत जल्दबाजी में नहीं है। कोलकाता में सीपीएम के इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के साथ किसी तरह के इत्तेहाद के बहुत वाज़े इशारे किए हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख काफी सर्द रहा है। पार्टी जराये का कहना है कि इंतखाबात और नजदीक आने पर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर सकती हैं। कांग्रेस लीडरान का मानना है कि ममता को अक़लियती वोटों का खतरा दिख रहा है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से उनकी करीबी बीजेपी से दिखी है, उससे अक़लियतों का एक हिस्सा उनसे नाराज है और लेफ्ट और कांग्रेस की जानिब जा सकता है। चुनांचे वो कांग्रेस को साथ लेकर अक़लियती वोट को पुख्ता बनाने का दांव चल सकती हैं। इसलिए कांग्रेस में जल्दबाजी में लेफ्ट से बातचीत करने के बजाय इंतजार करने पर गौर हो रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को उम्मीद है कि बीएसपी सरबराह मायावती बिलाखिर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेंगी। उन्हें इस बार सिर्फ सपा का खतरा नहीं है बल्कि बीजेपी का भी खतरा दिख रहा है। ऐसे में उन्हें अपने दलित वोटरों को अपने साथ रखने के लिए ये पैगाम देना होगा कि वो इलेक्शन जीतकर दोबारा इख्तिदार को हासिल कर सकती हैं, और ये तभी मुमकिन है जब वो अक़लियती वोटों को यकीनी बना ले। ये काम कांग्रेस को साथ लेकर हो सकता है। सपा और बीजेपी की कुर्बत से अक़लियतों का दिल टूट चुका है, वो बीएसपी के साथ जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस और बीएसपी साथ आ जाएं तो बिहार की तरह अक़लियती वोट उनकी जानिब आ सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के लीड जान के दरमियान कयास आरआईयू का दौर जारी है। पार्टी दफ्तर में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने मुमकिन कैबिनेट रद्दोबदल में पार्टी के किन लीडरान को मौका मिलेगा। पार्टी जराये के मुताबिक तंजीम में काम कर रहे कई रहनुमा हुकूमत में जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत की दूसरी सालगिरह से पहले हुकूमत की शबीह पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ नए चेहरे हुकूमत में भी ला सकते हैं। इस कयास का एक सबब ये भी है कि अगले महीने कौमी सदर अमित शाह को नई मिकात मिलने वाली है और वो अपनी नई टीम तैयार करेंगे। अमित शाह की मौजूदा टीम से जिन लीडरान को वजीर बनाए जाने के कयास हैं उनमें एक नाम पार्टी तर्जुमान एमजे अकबर का भी है। वैसे उनका राज्यसभा की मिकात अगले साल खत्म हो रही है, ताहम उनको फिर से झारखंड से राज्यसभा में लाया जा सकता है। वैसे एक कयास उनको नामजद किए जाने की भी है, ऐसे में उनके वजीर बनने के इम्कानात कम हो जाएंगे। बहरहाल उनके अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनय सहस्त्रबुद्धे को वजारत का दावेदार बताया जा रहा है। वो महाराष्ट्र कोटे से हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी राव साहब दानवे को रियासती सदर बनाने के बाद एक कोटा खाली है। असम के सदर बनाए गए सर्बानंद सोनोवाल हुकूमत से हटते हैं तो पार्टी के कौमी सेक्रेटरी रमन डेका को मौका मिल सकता है। दो और जनरल सेक्रेटरीज के नाम जेर गौर हैं, ताहम मुश्किल ये है कि ये दोनों मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम मोदी ने आज कहा कि उनकी हुकूमत मालियात में शमूलियत पर काम कर रही है और पसमानदा व महरूम तबकात को मजबूती फराहम करने की कोशिशें कर रही है। SC और ST के सनतकारों के कौमी इजलास का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमारी हुकूमत आपकी हुकूमत है और ये आपके तक़वियत के लिए काम कर रही है। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तकरीब में मोदी ने कहा कि वो जानते हैं कि बेइज्जती आखिर क्या होती है। मोदी ने कहा कि आज भी जब एक खास तबके के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो लोगों के तेवर चढ़ जाते हैं। वजीर आजम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हवाले से कहा कि वो कहा करते थे कि सनतकारी से दलित भाई बहनों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मोदी ने पसमानदा तबके के लोगों के लिए वेंचर कैपिटल कायम करने का भी वादा किया है। मरकजी वजीर मालियात और इत्तलात और नशियात अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में मीडिया की कान फाड़ देने वाली बहस हकायक पर हावी होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से पढ़ने वाले और नाजरीन शवाहिद को ढूंढते रह जाते हैं। मीडिया पर सालाना रिपोर्ट प्रेस 2014-15 पेश करते हुए जेटली ने कहा कि भारत में टेलीविजन चैनलों का सैलाब सा आ गया है, लेकिन अक्सर इनके कान को फाड़ देने वाली बहसों में शवाहिद दब जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया बगैर किसी झुकाव के खबरों को पेश करके इनका जवाब दे सकता है। इत्तलात और नशियात के वजीर जेटली ने कहा कि पुराना उसूल कहता है कि खबरें अच्छी होती हैं और इन्हें बिना किसी झुकाव के वाज़ेह तौर से पेश किया जाना चाहिए और नजरियात को एडिटोरियल में रखा जाना चाहिए। लेकिन आजकल खबर और नजरिए की मुनक़सिम लाइन बहुत ही कमजोर हो गई है। दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के मुबैना घोटाले की जांच के लिए हुकूमत दिल्ली की जानिब से बनाए गए जांच कमीशन के सरबराह गोपाल सुब्रमण्यम ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को खत लिखा है। मशहूर वकील और सॉलिसिटर जनरल रहे सुब्रमण्यम ने जांच में मदद करने के लिए बासलाहियत अफसरान का नाम पेश किए जाने की अजीत डोभाल से अपील की है। हालांकि अभी तक इस जांच कमीशन के कयाम पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को खत लिखकर कहा है कि हुकूमत दिल्ली को कमीशन बनाने का अख्तियार नहीं है। बहरहाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि उन्होंने डोभाल को खत लिखा है क्योंकि वो कौमी सलामती के मुशीर हैं और एक बेहतरीन पुलिस अफसर रहे हैं, तो वो जांच के लिए बासलाहियत लोगों की शनाख्त करके उनका नाम पेश कर सकते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था उसे लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको वजीर आजम के गले लगने का कोई शौक भी नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट पर CBI के छापे के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके वजीर आजम को बुज़दिल और दिमागी मरीज कहा था। बहरहाल केजरीवाल ने आज कहा है कि वो वजीर आजम से मिले थे और उनसे कहा था कि वो क्लीन इंडिया मुहिम, स्किल इंडिया वगैरह में
ताउन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वजीर आजम रोज की किचकिच बंद करवाएं। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि कभी एलजी तो कभी एसीबी को उनके पीछे लगा दिया जाता है। अपने बारे में केजरीवाल ने कहा है कि वो सीबीआई से नहीं डरते। उन्होंने डीडीसीए मामले में जेटली पर जांच से भागने का इल्जाम लगाया। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए लाए गए ऑड इवन नंबर के फार्मूले का दिफा करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि आगे इसमें दोपहिया गाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। विश्व राजनीति के नाते 2015 भारत की सक्रियता का वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब विदेश यात्राएं हुई। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तर पर भारत की कूटनीतिक भागदौड़ भारी थी। इन सब में कोर मुद्दा भारत की तरफ निवेश करवाने की कोशिश का था। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरून ममालिक के दौरों में जितने तवज्जो स्ट्रेटेजिक और सफारती मसाइल पर रही है, उससे ज्यादा तवज्जो सरमायाकारी पर रही है। उन्होंने हर मुल्क में वहां के सनतकारों को खिताब किया और उनको भारत में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया। वजीर आजम मोदी के हर बैरून मुल्क के दौरे में हिंदुस्तानी सनतकारों का एक बड़ा ग्रुप उनके साथ रहा। उन्होंने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी, जापान, चीन, हर जगह दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ को खिताब किया और उन्हें भारत में बदलते निजाम से वाकिफ कराया। वजीर आजम की पूरी तवज्जो इस बात पर है कि गैर मुल्की सरमाया आए। हालांकि कई इक्तसादी माहिरीन इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। उनका मानना है कि सिर्फ गैर मुल्की सरमाया ही भारत में इक्तसादी तरक्की की रफ्तार तेज करने, मेक इंडिया को कामयाब बनाने या फिर रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काफी नहीं है। ताहम ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम और उनके इक्तसादी मुशीर बैरून ममालिक की सरमायाकारी को हर मर्ज की दवा मान रहे हैं, तभी वजीर आजम ने इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। लेकिन क्या सचमुच इससे भारत में सरमाया बढ़ने वाला है? वजीर आजम मोदी के बैरून ममालिक के दौरों पर तंज करते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम से गुज़िश्ता दिनों कहा कि मोदी बार बार बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन बैरून ममालिक में भी लोग काफी होशियार हैं। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनकी बात बहुत कुछ हद तक सही साबित हो रही है। अभी तक भारत को कोई खास फायदा नहीं मिला है। सरमायाकारी की रफ्तार ज्यों की त्यों है। वजीर आजम ने दुनिया के सनतकारों और ममालिक को बताया है कि भारत में सनतकारी करना आसान बनाया जा रहा है। पॉलिसियां बदली जा रही हैं और सनतकारों का लाल कालीन तैयार कर उनका इस्तकबाल होगा। सनतकारों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जा रहा है, लेकिन दरअसल जमीनी सतह पर पॉलिसियों में बदलाव नहीं दिख रहा है। हुकूमत का सबसे बड़ा इक्तसादी इस्लाहात से जुड़ा जीएसटी बिल ज़ेरे तवा है और तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत इसे नहीं पास करा पा रही है। आराजी बिल पर भी हुकूमत को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अगर कागजात पर आदाद और शुमार की बात करें तो तस्वीर बहुत मौसर नजर आएगी। वजीर आजम जर्मनी के सफर पर गए तो उन्होंने हनोवर मेले में हिस्सा लिया और अरबों डॉलर का मुआहदा करके आए हैं। अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड वगैरह सभी ममालिक के साथ भारत ने भारी भरकम इक्तसादी मुआहदा किया है, लेकिन अभी तक उनको जमीन पर उतारा जाना बाकी है। किसी भी सरमायाकारी के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। दुनिया के मुल्क भारत के हालात पर नजर रखे हुए हैं। ऊपर से 2015 में अदम रवादारी की जिस तरह बहस छिड़ी, उससे भी दुनिया के ममालिक में भारत के बारे में बहुत अच्छा पैगाम नहीं गया है। भारत के लिए रोशनी की एक किरण जापान में नजर आई है। जापान ने ब्लड ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का मुआहदा किया है। अगले 7 साल में जापान के ताउन से ब्लड ट्रेन चलने लगेगी। जापानी वजीर आजम शिंजो आबे के साथ मोदी के निजी रवाबित के सबब ये मुआहदा मुमकिन हो सका है। मोदी ने ऐसे निजी रिश्ते कई और लीडरान के साथ बनाए हैं और जापान के ही तर्ज पर अगर दुनिया के दिगर ममालिक भी भारत में सरमायाकारी के लिए आगे आते हैं तो तस्वीर बदलेगी। लेकिन उससे पहले भारत में इक्तसादी पॉलिसियों को ठीक करना होगा, जिसे ठीक करने में अपोजिशन सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2015 में भारत की वैश्विक कूटनीति पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जैसे एक वक्त दुनिया की कंपनियों और देशों ने चीन में निवेश की तरफ दौड़ लगाई, वैसे भारत की ओर दौड़े। भारत का आर्थिक विकास विदेशी पूंजी की कमी का शिकार न रहे। उस नाते 2015 में बहुत कोशिशें हुई। सवाल है उसका परिणाम क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार अतुल सिंह हैं। अतुल जी, 2015 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्व राजनीति में कूटनीति की, उसको यदि हम चीन के प्रधानमंत्री के मुकाबले में तुलना करें तो भारत की स्थिति किस तरह की नजर आती है? भारत की स्थिति इस समय काफी ठीक ठाक है विश्व के आर्थिक स्थिति को देखते हुए। जी। वो किस्मत की बात है। हुआ ये है कि तेल के दाम कम है, ठीक, बाकी जगह हालत खस्ता है, यूरोप, चीन, हर जगह नहीं, तो हाँ, हमारे जो है हालात इसलिए ठीक है क्योंकि बाकी लोगों के बड़े खराब है। नहीं, लेकिन ये तो वैश्विक कारण है। जो तेल के दाम गिरे तो ये वैश्विक है, तो उस नाते भी भारत का आकर्षण 7.5% ग्रोथ है, तो क्यों है? हाँ। ये निवेशकों को लुभा रहा है या नहीं लुभा रहा है? ये लुभा जरूर रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा है, बातें ज्यादा हुई हैं, काम कम हुआ है। जी। ऐसा नहीं तो काम के नाते, काम का मतलब यह है ठोस काम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने मित्रों से जब बात करता हूँ जो कि अमरीकी हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, चीनी हैं, सब यही बोलते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ ये जो टैक्स का जो सिस्टम है, जो वित्त प्रणाली है, जो आप लेते हैं कर, ये प्रणब मुखर्जी इन्होंने जो है कानून लाया जो कि पीछे अतीत में भी लागू है। भाई किसी सभ्य समाज में कानून भविष्य में लागू होता है, इससे लोग परेशान हैं। नहीं, लेकिन इसको लेकर वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब सीईओ को, निवेशकों को किया। अमेरिका में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। कोई किसी का विश्वास नहीं करता, हर आदमी देखता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कानून क्या है। हमारे यहाँ हम सोचते हैं हमने कह दिया, उस कहने का कोई मूल्य नहीं है जब तक आप कानून बदलेंगे नहीं और अपनी संसद में जाके ये नहीं बोलेंगे हम ये कानून बदलेंगे, तब तक कोई उसको जो है भाव नहीं देता। नहीं तो मतलब ये कि विश्वास का संकट अभी भी बना हुआ है। विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि आप चाहे जो कर लीजिए, साष्टांग कर लीजिए, आप जो है प्रण ले लीजिए, कानून ठीक करिए, वहां कानून देखते हैं। दूसरी चीज, हर आदमी बोल रहा है कि भाई आपके यहाँ अभी भी भ्रष्टाचार है। तीसरी चीज, परमिट ऑथराइजेशन के लिए अभी मैं भागता रहता हूँ अधिकारियों के पीछे। चौथी चीज, लेबर लॉ आपके भैया ऐसे खूंखार है। पांचवी चीज, आपके लैंड लॉ बड़े मतलब गजब है। छठी चीज, फॉरेन ट्रेड भी कोई यहाँ से आसान तो है नहीं। अच्छा, सातवीं चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन भी आप छोटी सी चीज है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि छोटी सी चीज है कि MIT के लड़के जो कि भारतीय हैं, वो अपनी चीजें चीन में बनवा रहे हैं यहाँ के बजाय। वहां हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। तो मान लीजिए आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया वॉलमार्ट से, या किसी से, वॉलमार्ट से किया, किसी से किया, गोल्डमैन से किया, मतलब नहीं। मैंने कहा कि मैं आपको 5 कलम देने वाला हूं और मैं 25 तक दूंगा। वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन अगर 26 हो गई तो वो सारा सब फेल है, मामला सारा गड़बड़, सब गड़बड़ है। और अगर आप देंगे भी तो हम इतना रेट घटा लेंगे। तो होता ही है कि हिंदुस्तान में क्या है कि भैया लदेगा नहीं माल, बिजली चली गई, ट्रक जो है टूट गई। नहीं, लेकिन तो चीन में ये नहीं है। चीन में एक दफे आप बात करते हैं शी जिनपिंग से, उसने कहा कि ये होगा तो हो जाता है। नाते आपके अनुसार जो कूटनीति हुई है विदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए, वो बिना आधार के हुई, उसके कारण अभी तक विश्वास नहीं बना, कुछ नहीं बना है। तो ये मतलब वो कहते हैं लेकिन एक बात नहीं, उसपे एक तर्क ये है कि भाई भारत का बाजार बड़ा है, संभावनाएं बड़ी है और विकास दर 7.5% है और प्रधानमंत्री संजीदा है, तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि देखिए हर आदमी भारत की हो और जो है लोलुप आंखों से देख रहा है। जैसे ब्रिटिश, मतलब लालच है, सब आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लेकिन तो आपके अनुसार वहां जब ये जाके मिलते हैं सीईओ से, वो इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि वो बोलते भी हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं है। अब ये सत्ताधारी हैं, तो इनको कोई जो है वो नहीं देगा कि भाई ये बदलिए वो बदलिए, ठीक से 2 टूक में नहीं देगा। तो उस अनुसार जितनी कूटनीति 1 साल के अंदर हुई है, तमाम 2015 में हुई है, उसका कोई ठोस मतलब आगे 1-2 साल में नहीं, बुनियाद नहीं बनी क्या? बुनियाद नहीं बनी है, और वही बोल रहे हैं वो, मेरे मित्र यही बोल रहे हैं। लेकिन वो कानून तो मतलब एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला मामला अभी भी गंभीर बना हुआ, लोगों बहुत अत्यंत गंभीर है। देखिए हमारा डेफिसिट बहुत बड़ा है,
ठीक है, अभी तेल के दाम गिरे हैं तो उतना बड़ा नहीं है, इनकी लॉटरी लग गई है। दूसरा, बैंकों का बुरा हाल है तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। आपको चाहिए निवेश। आपके अनुसार अब भारत की कोशिशों में, मतलब इसको, इस बात को आज से नहीं देखें, 20 सालों से देखें, 15-20 साल से नरसिम्हा राव के बाद से चीन के बराबर हमारे यहाँ निवेशक बराबरी की बात ही मत करिए, क्योंकि चीन हमसे 100 साल वो हो जाएगा, लेकिन वैसी वापस एक तरह से बाहर के निवेशक, जैसे चीन में एक वक्त दौड़े गए, अमेरिका ने भी निवेश किया, जापान भी गया, लेकिन वैसा माहौल बदलाव लाए। डंग ज़ियाओपिंग ने क्या किया जी, एक चीज कही कि भैया हमें जो है सुधार लाने हैं, आर्थिक सुधार लाने हैं, हम घर में ये करें। वो ले आए, उसका भरोसा आए, हाँ, उस भरोसे से लोग लेकिन विदेशी कंपनियां तो रिटर्न पे, मुनाफे पे, और ये कि बाजार अगर मिल रहा उस पे आती है, लेकिन वो हमारे यहाँ है या नहीं? नहीं है, है भी और नहीं भी है। है क्योंकि यहाँ आबादी इतनी है यहाँ क्योंकि धन है क्योंकि यहाँ मौके बहुत हैं, लेकिन यहाँ कानूनी हालात बहुत खराब हैं, कोर्ट्स नहीं चलते हैं, टैक्स की मुश्किल है, और कोई चीज बनाना यहाँ असंभव है। नहीं तो उस नाते भले मैं उस नाते प्रशासनिक सुधार, और जब तक यहाँ हम अपनी प्रणाली और अपने संस्थानों के सुधार नहीं करेंगे, जब तक, मैं तो ये कहूंगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इनको सुधारने होंगे। वो असली संकट इंस्टीट्यूशन वाला है और अपने टैक्सेशन वाली व्यवस्था का है, वो उसी का भाग है, इंस्टीट्यूशन का ही भाग है। इंस्टीट्यूशन सुधारिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, लोग अपने आप चले आएंगे। जू रोंगजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बिल्ड एंड दे विल कम, कि अगर आपने बना दिया, अगर आप ताजमहल बना देंगे तो लोग अपने आप चले आएंगे देखने के लिए, तो लेकिन बनाना हमें अपने यहाँ है, तो उस नाते और कोई नहीं आएगा बनाने। देखिए, मौका इन्हीं के पास है। राजीव गांधी सरकार के बाद यही सरकार आई है जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अतुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/Naya India न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।